कैदियों को चेतावनी मिलती है कि एक परमाणु बम उनकी ओर आ रहा है। वे सभी कैदियों को रिहा कर देते हैं ताकि वे भाग सकें। जापानी सैनिकों में से एक इचिरो याशिदा वो दरवाजा खोलता है जहां लोगान कैद है और उसे भागने के लिए कहता है। दूसरी ओर लोगान का मानना है कि दौड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। जब बम गिराया गया तो इचिरो बाकी अधिकारियों के साथ खुद को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी लोगान उसे पकड़ लेता है और वापस हैच में ले आता है। वो इचिरो की रक्षा के लिए अपने शरीर को ढाल के रूप में उपयोग करता है। विशाल विस्फोट के बाद लोगान जल गया, लेकिन उसका शरीर ठीक हो गया। इचिरो डरा हुआ है, लेकिन लोगान उसे वापस ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं देता क्योंकि यह अभी तक सुरक्षित नहीं है। वर्तमान समय में लोगन अपनी प्रेमिका जीन के सपने देखता है। दुनिया को बचाने के लिए लोगान को उसे मारना पड़ा। अपने सपने में वो जीन से कहता है कि उसने फिर कभी किसी को चोट न पहुंचाने की कसम खाई है। हालांकि जीन उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब वो उठता है तो ये स्पष्ट होता है कि वुल्वरिन अब एक जानवर की तरह रह रहा है, पहाड़ पर सो रहा है। शहर में घूमने से पहले वो एक भालू के पास से गुजरता है, लेकिन वो उससे डरता नहीं है। भालू भी उस पर हमला नहीं करता, मानो वो उसे एक दोस्त के रूप में पहचानता हो। उसी रात लोगन को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो जांच करने के लिए जंगल में चलने का फैसला करता है। ऐसा लगता है मानो इंसान चिल्ला रहे हों। जैसे ही वो जंगल में घूमता है तो उसे एक भालू जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भालू को चोट लगी है और वो आक्रामक है। लोगन समझता है कि भालू उससे क्या चाहता है, जैसे वो उससे बात कर रहा हो। इसलिए वो उस पर एक एहसान करता है और उसे उसके दुख से बाहर निकालता है। ठीक इसके बाद लोगन ये जानने के लिए शहर में वापस चला गया कि क्या हुआ था। जैसा कि प्रतीत होता है, शिकारियों का एक समूह भालू की घातक चोट के लिए जिम्मेदार था। लोगन एक बार के अंदर लोगों को मिलता है और उनमें से एक पर हमला करता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, युकियो नाम की एक छोटी लड़की कहीं से प्रकट होती है और लोगन को इन लोगों से परेशान न होने की सलाह देती है क्योंकि वे वैसे भी जल्द ही मरने वाले हैं। वो उनकी मृत्यु की विशिष्ट घटनाओं को रेखांकित करती है, जैसे कि वो भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होती। उन्हें सबक सिखाने के बाद वो लोगन को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ भाग जाती है। युकियो उसे बताता है कि उसका मालिक चाहता था कि वो लोगन को ढूंढे और उसके कुछ हथियार वापस कर दे। जब लोगान पूछता है कि वह किसके बारे में बात कर रही है, तो युकियो जवाब देता है कि उसका मालिक इचिरो याशिदा है, वो आदमी जिसे लोगान ने नागासाकी में कई साल पहले बचाया था। इचिरो मरने वाला है और वो आखिरी बार लोगान को टोक्यो में देखना चाहता है ताकि उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दे सके। लोगान टोक्यो जाने के मूड में नहीं है, लेकिन युकियो उसे मनाने में सक्षम है। जापान की अपनी यात्रा के दौरान युकियो ने लोगान को बताया कि इचिरो याशिदा एक विशाल निगम बनाने में कामयाब रहा। लोगन आसानी से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन युकियो उससे कहता है कि उसका जीवन इचिरो के प्रति समर्पित है, इसलिए उसे उसके प्रति अधिक सम्मानजनक होना चाहिए। जब वह इंतजार कर रहा था, लोगान ने समुराई के वेश में दो लोगों को देखा। जब युकियो उससे जुड़ता है तो वो उसे बताती है कि उनमें से एक शिंग इचिरो का बेटा है। युकियो लोगान को इचिरो के कक्ष के पास ले जाता है, जहां वो पहली बार मारिको को देखता है। मारिको इचिरो की पोती है और लोगन वास्तव में उससे बहुत प्यार करता है। इससे पहले कि वह इचिरो को देख सके, युकियो उसे खुद को साफ करने के लिए ले जाता है। लोगन शेविंग और बाल कटवाने के मूड में नहीं है, लेकिन युकियो ने अपना चाकू बाहर निकाला, जिससे उसे पता चला कि वो बहुत गंभीर है। जल्द ही लोगन को अपना पुराना स्वरूप मिल जाता है और उसे इचिरो से मिलने ले जाया जाता है। जब बूढ़ा व्यक्ति उसे देखता है तो वो टिप्पणी करता है कि लोगान बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो दिन में पीछे मुड़कर देखता था। इचिरो ने डॉक्टर ग्रीन से उसे कुछ क्षणों के लिए लोगान के पास छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रोफेसर बहुत सख्त थे। उन्होंने उन्हें केवल 5 मिनट का समय दिया। जैसा कि प्रतीत होता है, इचिरो न केवल लोगन को धन्यवाद देना चाहता है, बल्कि उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव भी है। इचिरो का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है तो वो उद्देश्य खो देता है। वो सोचता है कि अगर वो लोगन को उसकी अमरता खोने में मदद करेगा तो वो उस पर एहसान करेगा। लोगान का मानना है कि उसकी स्थिति को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, लेकिन इचिरो बताता है कि अगर लोगान इसे किसी और को हस्तांतरित कर देता है तो वो उसकी अमरता ले सकता है। इचिरो मरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोगान मरने के लिए तैयार है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने स्थिति को थोड़ा गलत तरीके से पढ़ा है। लोगन उससे कहता है कि वो उसे वह नहीं दे सकता जो वह चाहता है और चला जाता है। ठीक इसके बाद लोगन मैरिको को शिंगर के साथ लड़ते हुए देखता है। उनका टकराव शिंगर द्वारा उसे थप्पड़ मारने के साथ समाप्त होता है। मारिको अकल्पनीय काम करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगन उसे देख लेता है और आखिरी मिनट में उसे रोक देता है। इस बीच शिंगर अपने पिता से बात करने के लिए कक्ष में चला जाता है।
उन दोनों के बीच तनाव बहुत अधिक है और इचिरो उसे बताना शुरू कर देता है कि उसने ये समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उसका परीक्षण किया है कि क्या वो कंपनी का प्रभारी बनने के लिए सही व्यक्ति है। हालांकि इचिरो ने उसे अधिक शक्ति दी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो गलत था और शिंगर कंपनी की विरासत को जारी रखने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। इस बीच लोगान को एक और अजीब सपना आता है। जीन अपने सपने में उसे चूमती है, लेकिन फिर वो डॉक्टर ग्रीन में बदल जाती है। सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जब वो उठता है तो कमरे के अंदर कोई नहीं होता है। इसके अलावा लोगान को युकियो द्वारा सूचित किया जाता है कि इचिरो की मृत्यु हो गई है। अगले दिन हर कोई इचिरो के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, लेकिन शिंगेन लोगान के प्रति थोड़ा शत्रुतापूर्ण है। वो कहता है कि लोगन अब अपने घोंसले में वापस रेंग सकता है क्योंकि उसने इचिरो को अपना सम्मान दिया है। जब अंतिम संस्कार शुरू हो रहा था, लोगन ने एक पुजारी की कलाई पर एक अजीब टैटू देखा। जैसे ही वे उसके सामने उजागर होने वाले थे, इनमें से एक पुजारी ने उसे गोली मार दी। लोगान शॉट से स्तब्ध है, जिसका उसे कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि उसे और जल्दी ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। याकुजा हमला करता है और वे मारिको को ले जाते हैं, जबकि लोगान हर बार गोली लगने पर स्तब्ध रह जाता है। उसी समय याकूब का एक सदस्य डॉक्टर ग्रीन को धमकाता है, लेकिन वो उसे बहकाती है और अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके उसे जहर दे देती है, जिसका अर्थ है कि वो भी एक उत्परिवर्ती है। लोगन उन गैंगस्टरों को पकड़ने में सक्षम है जो मैरिको का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से कुछ को मार डालते हैं, लेकिन बिल्डिंग के ठीक बाहर और भी गैंगस्टर उसका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने उसे बैट से पीटा। एक तीरंदाज लोगान की मदद करता है, जिसे मैरिको के पीछे फिर से दौड़ने से पहले खुद को याद करने में कुछ सेकंड लगते हैं। लोगन उसकी मदद करने में सक्षम है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन याकुजा सदस्य अभी भी उनके पीछे हैं। जल्द ही वे दोनों याकुजा को खोने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लोगान का खून बह रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो पीड़ित है। रेलवे स्टेशन पर मैरिको कहती है कि वो यहाँ से अपना रास्ता ढूंढ सकती है और खुद चल सकती है। हालांकि लोगन जानता है कि वह अभी भी सुरक्षित नहीं है और ट्रेन में उसका पीछा करता है। लोगन जानना चाहता है कि मारिको कहाँ जा रही है, इसलिए वो उसे बताती है कि वो ट्रेन को लाइन के अंत तक ले जा रही है क्योंकि उस क्षेत्र में उसका एक घर है। लोगन का मानना है कि यह एक भयानक विचार है, लेकिन मारिको को ऐसा लगता है जैसे उसने अपना मन बना लिया है। लेकिन जो सही है वो लोगान है, क्योंकि जब वो बाथरूम जाता है तो उसका सामना अधिक माफिया सदस्यों से होता है। हालांकि गोलियां लोगन को चोट पहुंचाती हैं, लेकिन वो ट्रेन के एक हिस्से को काट देता है और कई याकुजा सदस्यों को उसमें से निकाल देता है। आखिरकार वो और एक गैंगस्टर ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। लोगन उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी शीर्ष पर बने रहने की पूरी कोशिश करता है। अंत में लोगन ने उसे धोखा दिया और वो आदमी एक संकेत से टकरा गया। फिर लोगान आखिरी माफिया सदस्य से छुटकारा पा लेता है और मारिको को छिपने के लिए एक लव होटल में ले जाता है। इस होटल में भी लोगान को अभी भी जीन के दर्शन होते हैं, लेकिन एक और हमले से वो बाधित हो जाता है। वुल्वरिन को इस बार बहुत अच्छी तरह से हराया गया है, लेकिन मैरिको उसे बचाता है और उसे वापस अंदर ले जाता है। जब लोगन जागता है तो वह सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कभी इस तरह महसूस नहीं किया। वो मैरिको से डॉक्टर ग्रीन के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि उसके दादाजी उससे अमेरिका में मिले थे और उसे अपने लिए काम करने के लिए ले आए थे। अगले दिन मारिको लोगान को उस घर में ले जाती है जिसके बारे में वो बात कर रही थी और उसे बताती है कि इचिरो ने कंपनी का स्वामित्व उसके लिए छोड़ दिया है। लोगन का मानना है कि उसके अपने पिता उसके प्रति द्वेष रख रहे होंगे और हो सकता है कि वो इन याकुजा हमलों में शामिल हो। उन्होंने जो जानकारी हासिल की है उससे पता चलता है कि मैरिको के अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। एक दिन बाद लोगन ने गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने का फैसला किया और उन्हें कुछ काम में मदद की। जब वो थोड़ा आराम करने बैठता है तो उसे पता चलता है कि यह जगह तो जानी पहचानी लग रही है। जैसे ही वो एक विशिष्ट स्थान के करीब जाता है, उसे वो छत मिल जाती है जहां उसे युद्ध के दौरान कैद किया था। जब उसने इचिरो को बचाया तो उस व्यक्ति ने उसे उपहार के रूप में अपनी तलवार दी। लोगन ने तलवार इचिरो को वापस दे दी और उससे कहा कि वह इसे अपने लिए सुरक्षित रखे क्योंकि वह एक दिन इसे लेने आएगा। फिर वे दोनों परमाणु बम से हुए विनाश को देखने के लिए वापस ऊपर चढ़ गए। उस दिन लोगान और मैरिको एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक साथ सोते हैं। लोगान अभी भी जीन और उसके पंजे बाहर आने का सपना देखता है। हालांकि मारिको शांत रहती है और उसे अपने दादा की कहानी सुनाती है। फिर वो उससे जीन के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उसे नींद में उसके बारे में बात करते हुए सुना है। लोगान उसके साथ कहानी साझा करता है और मैरिको बहुत समझदार लगती है। अगले दिन लोगन जाग जाता है जबकि माफिया मारिको का फिर से अपहरण करने की कोशिश करता है। वो उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति को पकड़ पाता है जबकि मैरिको को एक कार में ले जाया जाता है। लोगन गैंगस्टर को यातना देता है और उसका अगला सुराग ढूंढता है। युकियो लोगान की मदद करता हुआ दिखाई देता है और वो उसे मोरी
जो एक राजनेता है और मारिको की मंगेतर भी है, से मिलने ले जाने के लिए कहता है। उनकी सगाई जापानी परंपरा के अनुसार इचिरो द्वारा तय की गई थी। जैसे ही लोगन अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, वो मोरी को 2 महिलाओं के साथ पार्टी करते हुए पाता है। लोगान उससे पूछता है कि वो मारिको को मारने के लिए याकुजा को क्यों बुलाने की कोशिश कर रहा है, और मोरी, जो जापान का रक्षा मंत्री है, बताता है कि शिंगर ने उसे मारने पर उसे सुपर अमीर बनाने का वादा किया था। इस बीच मारिको को शिंगर के पास ले जाया जाता है, जो उसे मारने वाला है। हालांकि डॉक्टर ग्रीन ने उसके पीछे निंजाओं का एक समूह भेजा है। तीरंदाज मारिको को बचाने के बाद ग्रीन शिंगर से कहता है कि उसे उसकी बेटी जीवित चाहिए। फिर वो एक पेन में जहरीला पदार्थ भर देता है और उसे शिंगर के चेहरे पर चिपका देता है। जब ग्रीन और उसके निंजा चले गए तो लोगन युकियो के साथ वहां पहुंचता है और ये देखने के लिए खुद को स्कैन करने का फैसला करता है कि क्या ऐसा कुछ है जो उसकी कमजोरी को समझाता है। दरअसल वो देखता है कि उसके दिल से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जुड़ा हुआ है। जाहिर है ग्रीन के साथ सपना आखिर सपना नहीं था। लोगन डिवाइस को हटाने के लिए खुद पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन शिंगर द्वारा उसे रोक दिया जाता है। जब तक वो डिवाइस तक पहुंचता रहता है, युकियो उसे कुछ समय के लिए खरीदने की कोशिश करता है। आखिरकार लोगन इसे बाहर निकाल लेता है और उसका दिल रुक जाता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है और वापस उठ जाता है। अब शिंगर को लोगान के खिलाफ अपना बचाव करना है और वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो जीत नहीं पाता और मर जाता है। ठीक इसके बाद लोगन मारिको को बचाने का इरादा रखता है, लेकिन निंजा उसके रास्ते में आ जाते हैं। इसके बावजूद लोगान को फायदा है, क्योंकि उनका मानना है कि वह अभी भी कमजोर है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसने अपने दिल से चिप निकाल दी है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, निंजाओं को इसका एहसास होता है और वे अपने और दोस्तों को बुलाते हैं। युकियो एक बड़ी मशीन में लड़ाई में शामिल होता है और उसके नीचे कुछ निंजा को कुचल देता है। तीरंदाज को पता चलता है कि लोगन को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए उसने कुछ तीरों को जहर में डुबो दिया जो डॉक्टर ग्रीन ने उसे दिया था। जब लोगन का कुछ निंजाओं के साथ काम पूरा हो जाता है तो वो युकियो को ढूंढने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन निंजा उसे रोकने के लिए अपने जहरीले तीरों का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि लोगन को मारा नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वे उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर सके। जब लोगन जागता है तो वो एक प्रयोगशाला में बंधा हुआ होता है। ग्रीन कमरे में आती है और उसे एक समुराई कवच देती है, जिसे वो सिल्वर समुराई कहती है। वो लोगन को बताती है कि यह सूट एडामेंटियम से बना है। फिर ग्रीन ने उसे अपने पंजे खोलने की चुनौती दी। एक बार जब वो ऐसा कर लेता है तो वो उन्हें उस स्थिति में फंसा लेती है। जैसे ही सिल्वर समुराई सक्रिय होता है, मारिको तीरंदाज को उसका चाकू चुराने और लोगान की मदद करने की कोशिश करने के लिए उकसाता है। सिल्वर समुराई लोगन के पंजे को काटने की कोशिश में एक सक्रिय तलवार का उपयोग करता है, लेकिन मारिको ठीक समय पर प्रकट होता है और उसे मुक्त कर देता है। सिल्वर समुराई लोगन के पीछे जाता है और वे लड़ना शुरू कर देते हैं। लोगन अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन समुराई उसके पंजे काटने के लिए विशाल ऊर्जावान तलवार का उपयोग करता है। ग्रीन भी प्रकट होती है और वो समुराई की मदद करती है, लेकिन युकियो उसके पीछे प्रकट होता है और यह उनके लिए भी लड़ने का समय है। इस बीच समुराई लोगन को नीचे गिरा देता है और उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तीरंदाज उसे बचाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करना सम्मानजनक तरीका नहीं है। दुर्भाग्य से समुराई ने उसे मार डाला। लोगन उस अवसर का उपयोग ऊर्जावान तलवार को पकड़ने और सिल्वर समुराई के सिर को काटने के लिए करता है। हालांकि समुराई अभी भी जीवित है और लोगान को एक चट्टान पर धकेल देता है। जैसे ही लोगान वहां लटका होता है, समुराई उसे पकड़ लेता है और अपने रास्ते लोगान के पंजों के सार से जोड़ देता है। अचानक इचिरो सूट के नीचे प्रकट होता है और लोगन से कहता है कि वह यह विश्वास करने में भूला है कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा। जैसे जैसे वो लोगन के डीएनए को अवशोषित कर रहा है, वुल्वरिन बूढ़ा हो रहा है जबकि इचिरो छोटा हो रहा है। मारिको इस दृश्य को देखती है और लोगान के 2 पंजे पकड़ लेती है और उनका उपयोग करके अपने दादा के सिर पर वार करती है। लोगन के पास ठीक होने का समय है और अब उसकी हड्डी के पंजे उसके हाथ से बाहर हो गए हैं। वो उनका उपयोग इचिरो को चट्टान से नीचे धकेलने और इस लड़ाई को समाप्त करने से पहले लगभग खत्म करने के लिए करता है। अब वो मारिको को अलविदा कहने और अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। साल 1749